बात एक ऐसी लड़के की जो सिर्फ 9 साल की उम्र में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सल्तनत का बादशाह बना और महज 19 साल की उम्र में मर गया। हाँ, और फिर 3300 साल तक उसका नाम, उसकी कब्र, सब कुछ दुनिया की नजरों से ओझल रहा। बिल्कुल। और जब वो मिली तो उसने इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम बात कर रहे हैं तूतनखामेन की। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं वो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। मतलब एक तरफ 1922 में हॉवर्ड कार्टर की डायरियां हैं जो उस पहली खोज का रोमांच बताती हैं, और विवाद भी। और दूसरी तरफ हैं 2005 के सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स जो हमें एक तरह से पत्थर और समय के पार देखने की ताकत देती हैं। तो हमारा मकसद है इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलना। हम जानेंगे कि उस मकबरे के अंदर ऐसा क्या मिला जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। कार्टर को ऐसा क्या करना पड़ा जिस पर आज भी बहस होती है। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल क्या विज्ञान उस पहेली को सुलझा पाया है जिसे इतिहास ने 3000 साल तक छुपाए रखा। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्र की राजाओं की घाटी से। तो कहानी शुरू होती है 1922 से। हाँ, एक ब्रिटिश पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर, जो सालों से मिस्र के रेगिस्तान की धूल छान रहे थे। उन्हें यकीन था कि वो एक खोए हुए फैरों को ढूंढ निकालेंगे। हाँ, पर कई सालों की नाकाम कोशिशों के बाद हाथ खाली थे और पैसा भी खत्म हो रहा था। ये उनकी कह सकते हैं आखिरी कोशिश थी। बिल्कुल। उनके जो फाइनेंसर थे लॉर्ड कार्नारोवॉन, उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई ये खुदाई का आखिरी सीजन है। अच्छा। और उस समय राजाओं की घाटी को लगभग पूरी तरह से खोदा जा चुका था। सबको लगता था कि अब वहां कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन कार्टर की नजर एक ऐसी जगह पर थी जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था। हाँ, पुराने मजदूरों की झोपड़ियों के नीचे की जमीन। और वहीं उन्हें एक चट्टान में कटी हुई सीढ़ी मिली। और वो सीढ़ियां उस खजाने तक जा रही थीं जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब उन्होंने दरवाजे में एक छोटा सा छेद बनाकर अंदर झांका तो उनसे पूछा गया, क्या तुम्हें कुछ दिखा? और कार्टर का जवाब इतिहास में दर्ज हो गया। हाँ, अद्भुत चीजें। अद्भुत शायद बहुत छोटा शब्द है उसके लिए। वो मकबरा, वो लगभग पूरी तरह से वैसा का वैसा था जैसे उसे 3000 साल पहले बंद किया गया हो। मतलब अनटच्ड। बिल्कुल। और ये उस वक्त तक मिली सबसे अमीर शाही संपत्ति थी। उसमें सोने की बनी ऐसी हैरान कर देने वाली कलाकृतियां थीं जिनकी चमक ऐसी थी मानो वो कल ही बनाई गई हो। क्योंकि प्राचीन मिस्र के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे ना। हाँ, इसीलिए राजा को सोने चांदी के अनमोल खजानों के साथ दफनाया गया था। सोना चांदी तो समझ आता, ये शाही चीजें, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरान करते हैं वो बोर्ड गेम्स और कांसे के उस्तरे जैसी चीजें हैं। हाँ, इसका क्या मतलब है? क्या वो ये मानते थे कि दूसरी दुनिया में भी बोरियत होगी या फिर दाढ़ी बढ़ जाएगी? आपका सवाल बहुत दिलचस्प है और यही इस खोज को खास बनाता है। ये सिर्फ एक राजा का खजाना नहीं था। तो क्या था? ये उस दौर की जिंदगी का एक स्नैपशॉट था। बोर्ड गेम्स बताते हैं कि वो मनोरंजन को कितना महत्व देते थे। लिनन के कपड़े, खाने पीने का सामान, शराब की पेटियां, अच्छा। ये सब इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका मानना था कि दूसरी दुनिया की यात्रा में राजा को इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। मतलब उनके लिए ये एक और जीवन की शुरुआत थी, अंत नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन कार्टर के लिए सब कुछ इतना आसान नहीं था। खजाने के कमरों से गुजरते हुए जब वो आखिरकार ताबूत तक पहुंचे तो एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। हाँ, असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। क्या हुआ था? तूतनखामेन 3 ताबूतों के अंदर था, एक के अंदर एक, जैसे रशियन डॉल्स होती है ना वैसे। सबसे अंदरूनी ताबूत 110 किलो शुद्ध सोने का बना था। लेकिन जब कार्टर ने उसे खोला तो उन्होंने देखा कि मम्मी वो ताबूत के तले से चिपकी हुई है। चिपकी हुई? कैसे? अनुष्ठान में इस्तेमाल हुई रेजिन, मतलब एक तरह की गोंद, वो हजारों सालों में सख्त होकर पत्थर जैसी हो गई थी। तो उन्होंने उसे निकालने के लिए क्या किया? पहले तो उन्होंने विज्ञान का सहारा लेने की कोशिश की। उन्होंने मम्मी को मिस्र की झुलसाने वाली धूप में बाहर रखा। कितनी गर्मी में? तापमान 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आप सोच सकते हो, उबलती हुई गर्मी। उन्हें लगा कि गर्मी से रेजिन पिघल जाएगी, पर कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हिला। वो मम्मी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसकी। 1 मिनट, उन्होंने छेनी का इस्तेमाल किया? मतलब एक 3000 साल पुरानी मम्मी पर? हाँ। ये तो किसी ऐतिहासिक खजाने को तोड़ने जैसा है। क्या उस वक्त किसी ने उन्हें रोका नहीं? आज के मानकों से तो ये सुनना ही भयानक लगता है और इसकी बहुत आलोचना भी हुई। होनी थी। मिस्र के पुरावशेषों की सर्वोच्च परिषद के महासचिव ज़ाई हवास ने बाद में कहा कि कार्टर ने जो किया उसकी वजह से मम्मी आज बहुत बुरी हालत में है।
कार्टर को मम्मी का सिर और लगभग हर बड़ी जोड़ को काटकर अलग करना पड़ा। लेकिन क्यों? कार्टर ने ऐसा क्यों किया? क्या उनके पास कोई और रास्ता नहीं था? कार्टर ने अपनी डायरी में इसका बचाव किया है। उनका तर्क ये था कि उनके पास 2 ही विकल्प थे। क्या? या तो वो उसे वहीं छोड़ देते, जिस हालत में चोर गार्ड्स को धोखा देकर सोने के लिए उसे वैसे भी तोड़-फोड़ देते, या फिर वो उसे सावधानी से काटकर बाहर निकालें ताकि कम से कम उसके अवशेषों का अध्ययन तो किया जा सके। ये एक मुश्किल फैसला था और उन्होंने वो रास्ता चुना जो उन्हें उस वक्त वैज्ञानिक रूप से ज्यादा सही लगा। तो कार्टर ने छीनी हथौड़े से मम्मी को बाहर निकाला, जो आज सुनने में ही अजीब लगता है। लेकिन इस सवाल पे आने से पहले कि तुतनखामुन की मौत कैसे हुई, ये समझना जरूरी है कि वो था कौन, उसका परिवार इतना शक्तिशाली क्यों था और उसके आने से ठीक पहले मिस्र में चल क्या रहा था। ये कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है मेरे हिसाब से। तुतनखामुन एक बहुत शक्तिशाली राजवंश का, आप कह सकते हैं, अंतिम शासक था। अच्छा। उसके दादा या शायद पिता अमीनोथेप तीसरा एक महान फैरो थे। उन्होंने लगभग 4 दशकों तक शांति और समृद्धि के साथ शासन किया। उस दौर को राजवंश का स्वर्ण युग माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने मिस्र को हिलाकर रख दिया। आप अमीनोटेप 4 की बात कर रही हैं? हाँ। जिन्हें कुछ विशेषज्ञ सनकी या वैकी भी कहते हैं। हाँ। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था? देखिए, सनकी कहना शायद थोड़ा आसान होगा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह एक राजनीतिक चाल थी, आमून के पुजारियों की बढ़ती ताकत को तोड़ने का एक तरीका। अच्छा। सोचे, एक ही झटके में देश का पूरा पावर स्ट्रक्चर बदल देना। आमेनहोटेप 4 ने घोषणा की कि मिस्र के सैकड़ों देवी देवता अब नहीं पूजे जाएंगे। क्या मतलब? अब सिर्फ एक ही ईश्वर होगा, आतिन, यानी सूर्य चक्र। ये तो एक धार्मिक क्रांति जैसी बात हो गई। ये सिर्फ धर्म नहीं था, ये एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति थी। उन्होंने अपना नाम बदलकर अखेनातेन रख लिया, जिसका मतलब था आतेन का सेवक। उन्होंने धार्मिक राजधानी को थीब्स के पुराने शहर से हटाकर अखेनातेन नाम के एक नए शहर में बसा दिया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात? ये थी कि उन्होंने प्रमुख देवता आमून पर सीधा हमला किया, उसकी मूर्तियों को तोड़ा और उसके हजारों साल पुराने मंदिरों को बंद करवा दिया। ये एक ऐसा दौर था जिसे एक इतिहासकार ने भयानक समय कहा है। देश में पूरी तरह से उथल-पुथल मच गई थी। और इसी उथल-पुथल के बाद तुतनखामुन सत्ता में आया, एक बच्चा जिसके कंधों पर पूरे देश को वापस जोड़ने की जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। अखेनातेन की मौत के बाद एक रहस्यमयी शासक स्मेन्खकरे कुछ समय के लिए आया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। और फिर बहुत ही कम उम्र में तुतनखामुन ने गद्दी संभाली। उसका असली नाम था तूतानखातेन। तूतानखातेन मतलब आतेन की जीवित छवि। हाँ, लेकिन उसने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम ये किया कि अपना नाम बदलकर तूतनखामुन रख लिया। यानी आमून की जीवित छवि। ये तो एक बहुत बड़ा और साफ संकेत था। बहुत बड़ा। वो कह रहा था कि पुरानी परंपराएं वापस आ रही हैं। सही। उसने अखेनातेन के बनाए सारे नियमों को पलट दिया, पुरानी राजधानी थीब्स को फिर से बसाया, आमून के मंदिरों को दोबारा खोला और पुरानी परंपराओं को फिर से स्थापित किया। उसने देश में स्थिरता लाने की कोशिश की। हाँ, उसने लगभग 9 साल तक शासन किया और फिर जब वो सिर्फ एक किशोर था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मौत के साथ ही उस महान राजवंश का भी अंत हो गया। और यहीं से असली रहस्य शुरू होता है, वो रहस्य जो दशकों तक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को परेशान करता रहा। क्या उसकी हत्या हुई थी? और 1968 में, मतलब कार्टर की खोज के 40 सालों से ज्यादा बाद, विज्ञान ने इस पहेली को सुलझाने की पहली कोशिश की। हाँ, एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और उस एक्सरे से एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया, जिसने हत्या की थ्योरी को और भी मजबूत कर दिया। क्या था वो? रिपोर्ट में कहा गया कि मम्मी की छाती की हड्डी और सामने की पसलियां गायब थीं। क्या गायब थी? हाँ, ये खबर आग की तरह फैल गई। लोगों को लगा कि शायद उसे किसी ने बहुत करीब से मारा होगा, जिससे उसकी छाती की हड्डियां टूट गईं। दशकों तक यही कहानी मानी जाती रही। लेकिन असली मोड़ तो 21वीं सदी में आया। बिल्कुल, 5 जनवरी 2005 को। इस दिन तुतनखामुन की मम्मी को पहली बार सीटी स्कैन के लिए उसके मकबरे से बाहर निकाला गया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। हाँ, ये इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट का हिस्सा था। उस प्रोजेक्ट का मकसद मिस्र की सभी मम्मियों का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाना था।
और तूतनखामेन की मम्मी स्कैन होने वाली पहली मम्मी थी। हाँ, जीवन की तरह मृत्यु में भी वो अपने देशवासियों से आगे था। उस दिन का माहौल भी काफी नाटकीय बताया जाता है ना। कहते हैं कि जब मम्मी को बाहर निकाला जा रहा था तब अचानक मौसम बदल गया। हाँ, ये बिल्कुल सच है। मम्मी को ट्रेलर में ले जाते वक्त तेज हवा चलने लगी और रेगिस्तान की धूल के बवंडर उठने लगे। अच्छा। काले बादल छा गए। वहां मौजूद टूरिस्ट और कर्मचारी फुसफुसाने लगे, फैरो का श्राप। फैरो का श्राप। हाँ, ये एक पुरानी मान्यता है कि जो भी फैरो की शांति भंग करेगा उस पर दुर्भाग्य आएगा या उसकी मौत हो जाएगी। और फिर तो हद ही हो गई जब वो लाखों डॉलर की स्कैनर मशीन ने काम करना बंद कर दिया। हाँ, अब तो श्राप वाली बात पर यकीन और पक्का हो गया होगा। बिल्कुल। एक गार्ड ने तो घबराते हुए मजाक में कहा भी, लगता है फैरो का श्राप सच है। लेकिन असल वजह कुछ और थी। असल वजह बहुत मामूली थी। स्कैनर को ठंडा रखने वाले पंखों में रेत चली गई थी, जिस वजह से उसने काम करना बंद कर दिया। तो दूसरे पंखे लाए गए। हाँ, दूसरे पंखे लाए गए और फिर स्कैन बिना किसी रुकावट के पूरा हो सका। तो कोई श्राप नहीं, सिर्फ थोड़ी सी रेगिस्तान की धूल। बिल्कुल। चलिए, ये तो राहत की बात हुई। तो इस आधुनिक सीटी स्कैन से आखिरकार क्या पता चला? इसने एक्सरे से क्या अलग दिखाया? इसने वो सब कुछ दिखा दिया जो एक्सरे नहीं देख सकता था। मतलब? सीटी स्कैनर ने 1700 से ज्यादा डिजिटल एक्सरे इमेज बनाई, जिन्हें क्रॉस सेक्शन में लिया गया था। इसने मम्मी का एक 3D वर्चुअल मॉडल तैयार कर दिया। वाह। सिर को 0.62 मिलीमीटर के पतले सेक्शन में स्कैन किया गया। ये कागज की मोटाई से भी कम है। तो इससे तो बहुत बारीकियां सामने आई होंगी। हैरान कर देने वाली बारीकियां। एक धूसर सिर का आकार बना, गर्दन की हड्डियां साफ दिखाई दी, जैसे कोई एनाटॉमी की क्लास चल रही हो। और सबसे बड़ा खुलासा क्या था? क्या हत्या का कोई सबूत मिला या वो 1968 वाली रिपोर्ट सही थी? सबसे बड़ा खुलासा ये था कि 1968 की रिपोर्ट गलत थी। गलत थी? हाँ, मम्मी की छाती की हड्डी और पसलियां गायब नहीं थीं, वो अपनी जगह पर मौजूद थीं, बस कार्टर की वजह से थोड़ी टूटी-फूटी हालत में थीं। अच्छा, तो हत्या का कोई सबूत नहीं मिला? कोई ठोस सबूत नहीं मिला। जाही हवाज, जो उस समय इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे, ये देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और कहा, मुझे रात भर चिंता थी, पर अब लगता है कि मैं जाकर सो सकता हूँ। तो दशकों की अटकलों, एक पुरानी एक्सरे रिपोर्ट और आखिरकार आधुनिक विज्ञान की गहरी पड़ताल के बाद भी तूतनखामेन की कहानी में रहस्य बरकरार है। हाँ, बिल्कुल। सीटी स्कैन ने कुछ सवालों के जवाब तो दिए, जैसे कि उसकी पसलियां गायब नहीं थी, लेकिन सबसे बड़े सवाल वो अब भी एक रहस्य है कि उसकी मौत कैसे हुई और इतनी कम उम्र में क्यों हुई, ये अभी भी स्पष्ट नहीं है। कुछ थ्योरीज हैं कि शायद उसे कोई इन्फेक्शन हुआ था या वो रथ से गिर गया था। कहानी का अंत एक बहुत ही एक काव्यात्मक दृश्य के साथ होता है। कैसा? जब स्कैन पूरा होने के बाद तूतनखामेन की मम्मी को वापस उसके मकबरे में उसी सोने के ताबूत में रखा गया, तो सब कुछ शांत हो गया। हवा बंद हो गई और आसमान साफ हो गया। हाँ, और मकबरे के प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर रात के आसमान में ओरियन तारा मंडल दिखाई दे रहा था। ओरियन प्राचीन मिस्रवासी से ओसाइरिस की आत्मा मानते थे, जो मृत्यु के बाद के जीवन का देवता है। ऐसा लगा मानो वो देवता उस किशोर राजा की निगरानी कर रहा हो। ये पूरी कहानी अतीत के साथ हमारे रिश्ते पर एक दिलचस्प सवाल उठाती है। हम कार्टर के छेनी हथौड़े से लेकर आज के हाईटेक सीटी स्कैन तक आ गए हैं। हमारे पास ऐसी तकनीक है जो पत्थर और समय के पार देख सकती है, लेकिन क्या हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए? और यही वो सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। वैज्ञानिक जिज्ञासा कब मृतकों की शांति भंग करने की सीमा लांघ आती है। एक तरफ ज्ञान की हमारी प्यास है, हाँ, जो हमें अतीत के रहस्यों को सुलझाने के लिए उकसाती है, और दूसरी तरफ उन सभ्यताओं और उनके विश्वासों के लिए सम्मान है। ये एक ऐसी बहस है जो खत्म नहीं होती। इस पर सोचा जा सकता है